सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्लास टॉपर। माय नेम इज़ पवन राउनियार एंड इन दिस वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं द लास्ट और सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ न्यूक्लियाई। हम लोग न्यूक्लियाई अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज अ टाइनी सेंटर ऑफ एन एटम वेयर ऑलमोस्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर लोकेटेड। अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे पास 10⁻⁻15 यानी फर्मी में आता है। ठीक है, फर्मी मीटर में। नेक्स्ट कंपोजिशन, द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास प्रोटॉन दिस कैरी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल होते हैं, मीनिंग दे हैव नो चार्ज। ठीक, देन आपके पास आता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जिसे हम लोग एम में देखिए तो कितना हो जाएगा 1.0073 एम। ठीक है, हाँ देन मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज एक्चुअली में अगर देखें केजी में तो इक्वल टू प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, लेकिन एम में देखें तो देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितना होता है 1.0087 एम होता है, दैट इज मास ऑफ ए न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एंड मास कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा मास हो जाएगा हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली जो हीलियम पॉजिटिव आयन होता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा मास किसके पास होता है? दैट इज अगर चार्ज और मास कंपैरिजन करें तो अल्फा पार्टिकल के पास 2e होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे em होता है, सॉरी 2e 4m होता है, e और 2m होता है, ये सॉरी ड्यूट्रॉन होता है ना, तो इसमें ड्यूट्रॉन नहीं दिया। ठीक है, हाँ तो 2e और 4m होता है, दैट इज मास ऑफ ए अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे 4 मास ऑफ ए प्रोटॉन हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देन उसके बाद आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, स्लाइटली ज़्यादा है उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे कम होता है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लेसर होता है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, सबसे पहले एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग जेड से नोट करते हैं। अगर मान लो एक्स इज एन एटम है जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा जेड विच इज एटॉमिक नंबर एंड जेड किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल एटम होते हैं। ठीक है, हाँ फिर जेड यहाँ पे नीचे हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है ए, दैट इज एटॉमिक मास नंबर विच डिनोट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, उसको हम लोग एटॉमिक मास करते हैं। ठीक है, हाँ तो जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, हाँ तो ये प्रोटॉन को मतलब डिफाइन करता है, लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग ऐसे करते हैं एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारे पास मास नंबर, दैट एटॉमिक मास नंबर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो वही हो गया न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब टोटल न्यूक्लियंस को हम लोग एटॉमिक मास नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब वही मास ऑफ क्या हो गया न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो आप बोलेंगे कि एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन भी तो एटम में होते हैं, उसका मास क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसका मास 2000 टाइम्स कम होता है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो हमारे पास 99.9% मास टोटल के कंस्टिट्यूट करता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसीलिए उसको लेते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, हाँ तो इसको पढ़ते हैं हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी को। रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है? अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास एनर्जी स्टोर कितना होता है ड्यू टू देयर मास। ठीक है, हाँ तो ये आता है हमारे पास E=mc²। अगर कोई 1 ग्राम का मास है तो उसमें कितना होगा? तो अगर इसमें हम लोग 10⁻³ इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर कर दें तो देयर इज सो मच एनर्जी हो गया। ठीक, तो दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है mc²। ठीक, जैसे आ गया फाइंड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ 0.5 kg, तो हम लोग सबसे पहले मास रखेंगे, दैट इज 0.5 इंटू 0.5 kg है, kg में है तो 0.5 ही रखेंगे, और इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो 4.5 आ जाएगा यहाँ से, एंड 10⁻16 जूल। तो इतना जूल की एनर्जी है, यू कांट थिंक कि ये एनर्जी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज एनर्जी इज mc²। ठीक, हाँ नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास AMU होता है, जिसको अगर केजी में कन्वर्ट करें कितना होता है? ये 1 पॉइंट वही होता है हमारे पास जो देखे थे -24 में होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। लेकिन हमको क्या वैल्यू याद रखनी है? ये वाली वैल्यू याद रखनी है जो इसमें यूज होगा, और दैट इज़ कितना होता है हमारे पास 1 AMU हमारे पास होता है, दैट इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाँ अपॉन c² के यूज़ किए, तो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द हमारे पास मास आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज द मास, तो हम लोग इंटू c² कर देंगे ना, तो एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी मास को क्या लिखेंगे? एनर्जी अपॉन c²। ठीक है, हाँ तो हमारे पास 1 AMU में कितना एनर्जी होता है? तो 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस साइज कितना होता है? तो वही कितने में होता है? फर्मी में होता है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस साइज की बात करें तो न्यूक्लियस साइज हमारे पास R=R0। इसको अच्छे से समझते हैं, दैट इज हमारे पास देखो ये रिलेशन याद रखेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स दैट इज़ एरिया के। ठीक, हाँ तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो हमारे पास वॉल्यूम पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो R³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हमारे पास रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है? 1/3 के। तो दो रिलेशन याद रखेंगे, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का पावर 1/3। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे R=R0,
का पावर 1/3 हो जाता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली। देखा तो R0 की वैल्यू कितनी हमारे पास होती है 1.2 फर्मीमीटर होता है, ठीक है। एंड 1 फर्मीमीटर इज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, जैसे हमारे पास रेडियस है डिपेंड कर रहा है एरिया पे, ठीक। बट न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर, ठीक है। हाँ, तो अगर वॉल्यूम देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, जो हम यहाँ पे पढ़े हैं। अगर रेडियस देखेंगे तो A⁻1/3, तो अगर रेडियस यहाँ पे ग्राफ बनाए, अगर रेडियस और एरिया का, ठीक, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया ग्राफ है, रेडियस और एरिया का, तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर, उसके बाद से ये डिक्रीज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हाँ, अंडर रूट टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट डेंसिटी इज कांस्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, कितना होता है बस न्यूक्लियर डेंसिटी आता है 10⁻17 kg/m3, इंडिपेंडेंट ऑफ द एटम हो, किसी भी एटम का हुआ उसका न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होता है, ठीक है, न्यूक्लियस कोई भी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, दैट इज थर्ड टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो हमको पढ़नी है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो अगर हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक, उसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो तोड़ देते हैं तो एक्चुअली जितना मास इसका है टोटल, जैसे मान लो इसका मास A है, और जो हम लोग तोड़ दिए तो हम लोग इसके मास न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अलग अलग कर दिए ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग अलग कर दिए, तो जितना ये दोनों है तो एक्चुअली में इक्वल आना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी से तोड़ के तो दोनों अलग हुए हैं, ठीक। लेकिन एक्चुअली में देखें तो इसका मास ज़्यादा आता है। अब ज़्यादा मास कैसे आता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मास कहाँ से आया, तो एक्चुअली में वो एनर्जी थी जो हमने तोड़ने में दी थी, वो एनर्जी यहाँ पे आ गई, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डैट इज डेल्टा M × c² करेंगे, तो उसकी एनर्जी आ गई कि जितना एनर्जी हमने इसको तोड़ने में दिया। अब वो जितना एनर्जी हमको तोड़ने में दिया, तो एक्चुअली में वही तो एनर्जी है जो इसको बाइंड करके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से आ जाता है, जो कि इक्वल होता है डेल्टा M × c², डेल्टा M दैट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, कि जो इसको तोड़ने के बाद जितनी एनर्जी मास आ रहा है और जो एक्चुअली में मास था, उन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास डेल्टा M। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ जाता है डेल्टा M × c²। अब डेल्टा M को निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास मास डिफेक्ट उसी को कहते हैं डेल्टा M को, तो मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, जो एक्चुअल में मास ऑफ न्यूक्लियस ये था और तोड़ने के बाद आया हो, तो कितना हो जाएगा, तो Z × मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Z, मतलब उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास A - Z हो जाएगा, एंड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर देंगे, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो आ जाएगा यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा M जो निकाले हैं इंटू c², ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। हाँ, पर यूनिट मास नंबर वही है, मतलब एक अगर न्यूक्लियंस का अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी के, ठीक है। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल, हमारे पास पहला डेडिया एलिमेंट, दूसरा डेडिया हैविंग द बाइंडिंग एनर्जी 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा में 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं कि इसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मतलब स्टेबल है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दैट बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। हाँ, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर इसका 6 है और इसका 24/6 4 आ जाएगा, 36/12 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को दैट इज एक्स इज मोर स्टेबल दैन द वाई, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले कैसे जाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ ऐसे आता है, सबसे पहले इट इज़ इंक्रीज, उसके बाद से ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। दिस इज जब मतलब हम लोग देखेंगे तो दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राफ देखेंगे, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन इट इज डिक्रीजेस, ठीक है। हाँ, तो अगर देखेंगे तो स्टेबल, देखो हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर मतलब एटॉमिक मास से याद रखेंगे, जो यहाँ पे हाई पीक पे है वो स्टेबल है, जो नीचे आ गया वो अनस्टेबल। तो एक्चुअली में जो अनस्टेबल होते हैं वो कौन होते हैं, सबसे बड़े न्यूक्लियस वाले और सबसे छोटे वाले न्यूक्लियस वाले, दी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज़ के हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जो छोटा साइज है वो चाहेगा कि हम स्टेबल होने के लिए क्या हो जाए, मीडियम साइज में जाएँ, तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन मतलब छोटों और छोटों का मिलकर ये इंटरमीडिएट बनाते हैं, ठीक है। हाँ, और जो बड़ा वाला है वो क्या करता है, फिजन करता है। फिजन मतलब होता है टूट जाना, जैसे यहाँ पे बड़ा है टूट के 2 इंटरमीडिएट बना लेगा, ठीक है। हाँ, तो जो दो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, तो छोटे न्यूक्लियस हैं, मतलब जो छोटे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, दैट इज फ्यूजन करेंगे। और जो बड़े वाले हैं जैसे यूरेनियम हो गया वो क्या करेगा, फिजन करेगा, ठीक है। हाँ, तो एटॉमिक मास नंबर 30 से 170 के बीच में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। 170 से ऊपर वाले अनस्टेबल होते हैं जो फ्यूजन करते हैं, और 30 से नीचे वाले अनस्टेबल होते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। ये तो पता है ना कि कोई भी स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये फ्यूजन के प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगा और फ्यूजन के प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन फ्यूजन में एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है और इसमें कम अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं, एज मास नंबर
नंबर इंक्रीजेज देन फर्स्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है देन डिक्रीज हुआ है, जो हम लोग ग्राफ का नेचर देखें। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियॉन्स ऑफ द लोअर मास नंबर फ्यूज टू स्टेबिलिटी एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो लोअर वाले हैं तो ये कंबाइन करेंगे यानी फ्यूज करेंगे तो स्टेबिलिटी गेन करेंगे और रिलीज एनर्जी करेंगे। हायर मास वाले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन जिसे कहते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। हाँ, तो शॉर्ट रेंज होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कह सकते हैं इसको, शॉर्ट रेंज होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, दैट इज शॉर्ट रेंज, ठीक है। नॉन सेंट्रल होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, इट डजंट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ऐसे भी देख लेंगे, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास चार्ज इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास सैचुरेशन डिपेंडेंट होता है। सैचुरेशन डिपेंडेंट मतलब जैसे मान लो कोई भी होता है सैचुरेशन लेवल होता है, तो ऐसे ही ये भी सैचुरेशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग फोर्स न्यूक्लियस की बात करें कितना होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, इट इज़ 10⁻39 टाइम्स मोर दैन द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। अब हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्टेस्ट रेंज होता है, दैट इज 10⁻16 मीटर में होता है। एंड अगर देखो यहाँ पे मेनली याद रखना है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स का रिपल्सिव नेचर होता है, ठीक है। हाँ, इट इज़ रिपल्सिव नेचर और ये मीडिएटेड होता है बाय द बोसॉन, ठीक है, बोसॉन। दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका रेंज होता है 10⁻15 और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग वाला कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। हाँ, और ये मीडिएटेड होता है मीजॉन से, ठीक है। हाँ, तो ये बोसॉन से होता है एंड ये हमारे पास मीजॉन से होता है मीडिएट, ठीक है। हाँ, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग सिंपल न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, ये देखो आ सकता है आपके पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसा होता है कंपैरिजन देंगे, तो क्या होता है तीनों में इक्वल होता है। लेकिन अगर आपके पास नेट चार्ज पूछता है, दैट इज इक्वल टू नेट मतलब फोर्स ऑफ नेट फोर्स पूछता है ऑन द न्यूट्रॉन बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा सबसे ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा दैट इज न्यूट्रॉन का। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, सबसे कम हो जाएगा प्रोटॉन का। क्यों, देखो प्रोटॉन है आपस में तो ये रिपल्सन करेंगे, ठीक है। अगर नेट अट्रैक्टिव फोर्स पूछता है तो, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ही रहता है न्यूक्लियर फोर्स, तो यहाँ पे प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इसका नेट न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्शन का है वो कम हो जाएगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होता है, ठीक है। हाँ, इन दोनों का बराबर और इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंपेरिजन करें सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स तो तीनों का बराबर होगा। रेंज कितना होगा, वही 10⁻15 यानी फर्मी-मीटर में होता है। एंड एफ न्यूक्लियर इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ज़्यादा होता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 100 टाइम्स ज़्यादा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्यू वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो क्यू वैल्यू इज एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन होता है उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है या फिर एनर्जी हम देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो जिसको हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाले, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्यू वैल्यू देखेंगे तो क्यू वैल्यू अगर लोग बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं तो याद रखेंगे क्यू बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में कुछ भी चीज़ निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, दिस इज द ट्रिक याद रखने का। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का रिएक्टेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A + B से हम कंबाइन करते हैं और C + D बनता है, ये क्या हो गया, C + D बनता है और यहाँ पे मान लो क्यू एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर गेन हो रही है, ठीक। हाँ, प्लस क्यू। तो सबसे पहले अगर हम लोग को क्यू वैल्यू निकालनी है तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी हम लोग लेंगे C का, फिर बाइंडिंग एनर्जी लेंगे D का, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D, ठीक। और इसको माइनस कर देंगे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कौन है, A है और B है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करना है हमको सब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज क्यू वैल्यू इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव आता है मतलब एंडोथर्मिक है, ठीक है। पॉजिटिव पे एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव पे एंडोथर्मिक है, ठीक। और आते हैं, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अगर मान लो बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा है प्रोडक्ट का उतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज क्यू वैल्यू इज, अगर मास के टर्म में देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अगर अगर क्यू वैल्यू को हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, लेकिन अगर हम लोग को क्यू वैल्यू को मास के टर्म्स में लिखना है तो हमारे पास पहले आ जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस में हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अभी हमारे पास आ गया मास इंटू C² कर देंगे क्योंकि ये एनर्जी निकालना है हम, तो एनर्जी हमारे पास मास इंटू C² होता है, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन करस्पॉन्डिंग द गिवन ग्राफ। तो गिवन ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर है और यहाँ पे मास नंबर दे दिया। तो एक्चुअली यही ग्राफ है, कौन सा, ये वाला ग्राफ को अगर हम लोग एनर्जी कर्व को यहाँ पे ग्राफ के टर्म में दे दिया। जैसे इधर ए वाले हैं तो ये कैसे छोटे वाले एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि इधर छोटा एटॉमिक मास नंबर है, इधर एटॉमिक मास बहुत छोटा है, ठीक। और इधर मीडियम में है और इधर क्या है, एटॉमिक मास नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये बी वाले हैं एकदम स्टेबल हैं, समझ लो इंटरमीडिएट वाले हैं। इधर बहुत बड़े वाले हैं तो ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी फ्यूजन करेंगे और ये वाले फ्यूजन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले देखो ए अगर बी प्लस डी में जाता है, ए और बी प्लस डी में जा रहा है तो ए स्टेबल होगा, तो स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। सी और डी प्लस बी में जा रहा है, सी यहाँ से डी प्लस बी में जा रहा है तो ये भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे देखो 2b/c जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, जो इंटरमीडिएट है खुद कंबाइन करके खुद बड़ा हो रहा है, मतलब ये तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो तो खुद आ रहे हैं इधर स्टेबिलिटी की तरफ। तो जो अनस्टेबल होगा उसमें क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। जैसे ए प्लस बी से सी प्लस डी और प्लस क्यू यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो अगर हम लोग को क्यू वैल्यू निकालना है तो हम लोग सबसे पहले अगर मास के टर्म में देखेंगे तो मास ऑफ ए और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ठीक है। ये मतलब वही है, दैट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हुआ है इंटू सी स्क्वायर, जो ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया ना, बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले होगा दैट इज प्रोडक्ट, फिर माइनस में हो जाएगा रिएक्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला है, पहले सी प्लस डी वाला है, बाइंडिंग एनर्जी ऐड करके माइनस कर दिया ए और बी का, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे है कुछ पॉइंट, दैट इज अगर मास ऑफ ए प्लस बी यानी मास ऑफ प्रोडक्ट अगर मास ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा है, ठीक। हाँ, मास ऑफ प्रोडक्ट अगर मास ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास रिएक्टेंट का, ठीक, और प्रोडक्ट से ज़्यादा है तब क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक। सेम एज अगर मास ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा मास ऑफ रिएक्टेंट है तब यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, एंड बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का सॉरी रिएक्टेंट का सॉरी प्रोडक्ट का है ना, हाँ अरे यार हम ये उल्टा कर दिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इधर होगा ना। हाँ, यहाँ पे क्या है, दैट इज़ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसको अच्छे से करते हैं एक बार और, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अगर देखो मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है मास ऑफ प्रोडक्ट से और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, तब हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर मास ऑफ रिएक्टेंट कम है दैट इज़ मास ऑफ प्रोडक्ट से और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है, सीधा उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे अल्फा डी के। एक्चुअली में जो बीच में टॉपिक था हाफ लाइफ वाला वो टॉपिक हट चुका है, मतलब रिड्यूस हो चुका है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर ने खुद मना किया। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा डी के बीटा डी के हमको पढ़ना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास अल्फा डी के। सबसे पहले अल्फा डी के, तो अल्फा डी के में हमको पढ़ना है दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियर। तो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होती है, तो क्यू इज द रिलीज एनर्जी इन द अल्फा डी के एंड ए इज द मास नंबर। तो हम लोग याद रखेंगे डायरेक्टली ये चेंज दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आता है, दैट इज इक्वल टू वी इंटू मास इंटू 4v इंटू मास हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो हमारे पास ए माइनस 4 इंटू वी डी होता है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियर। यहाँ पे डी इज द डॉटर न्यूक्लियर, डी इज द डॉटर न्यूक्लियर, वी डी इज द वेलोसिटी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियर हो जाएगा, दैट इज अगर इसको लिखें अच्छे से लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई जो एक्चुअली में टूट रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज -4 इंटू वी ऑफ ए अल्फा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है उसे टूटकर डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज A-4 इंटू ए पी इनिशियल इस टू पी फाइनल किए हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे A-4 इंटू दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू दैट इज -4 इंटू दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियर, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियर इज इक्वल्स टू -4 इंटू वी अल्फा अपॉन A-4। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखें यहाँ से अल्फा पार्टिकल का, तो A-4 अपॉन ए इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियर देखेंगे तो 4 इंटू क्यू बाई ए होता है, इसको अच्छे से लिखते हैं, तो देखो इसको सिंपल लिख सकते हैं A-4 इंटू क्यू बाई ए, ठीक। और हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियर A इंटू क्यू बाई 4, ठीक है, डायरेक्टली याद रखो, यही सिंपल याद रखो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बीटा डी के, तो उसके लिए क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास वही हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्यू वैल्यू हमारे पास आ जाता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, ठीक। हाँ, जिसको लिख सकते हैं मास, अगर हम लोग को देखो ये सेम है क्यू वैल्यू इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास लिखें तो हमारे पास 2 डीके होता है बीटा डीके में, एक होता है दैट इज बीटा नेगेटिव डीके होता है, दूसरा पॉजिटिव डीके होता है, ठीक। तो नेगेटिव डीके के लिए हम लोग एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखें या फिर क्या बोलते हैं जो पहला वाला था बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स में, दोनों में सेम ही होता है, ठीक। कैसा होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। लेकिन पॉजिटिव बीटा डीके होता है उसमें अगर एटॉमिक मास के टर्म्स में अगर आपको क्यू वैल्यू पूछ देता है तो यहाँ पे समथिंग डिफरेंट हो जाता है। सिंपल क्यू वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग पॉजिटिव डीके को थोड़ा अच्छे से समझे तो पॉजिटिव डीके होता क्या है, तो यहाँ पे मान लो अगर पॉजिटिव डीके हो रहा है, ठीक,
तो पॉजिटिव डिग्री में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मास ऑफ -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है, डेल्टा में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जहाँ पे फ्यूजन होता है एक्चुअली में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर इक्वेशन देखें, इक्वेशन से पहले हम लोग इसका अपार्टस समझते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऐसे कंटेनर होते हैं, कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम की रॉड लगे होते हैं, ठीक है, यूरेनियम के रॉड लगे होते हैं। हमारे पास ऊपर यहाँ पे कंट्रोल रॉड होता है, ठीक है, हाँ, कंट्रोल रॉड होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस पे पूछता है, ठीक, देखो सबसे पहले याद रखेंगे जो ये रॉड होते हैं हमारे पास, ये यूरेनियम के होते हैं, ठीक, यूरेनियम किसके होते हैं, 235, ठीक। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं। इससे पहले इसको अच्छे से बनाते हैं, पहले न्यूट्रॉन पार्टिकल को बम्बार्ड करेंगे। इसके अंदर हेवी वाटर भरा होता है, हेवी वाटर जो एज अ कूलेंट काम करता है, सॉरी एज अ कूलेंट काम नहीं करता है, मॉडरेटर काम करता है। इसके बाहर भी हमारे पास इसका अपार्टस होता है, जिसके अंदर हमारे पास कूलेंट भरा होता है, कूलेंट जिसको यूज़ करके हम लोग आगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी को यूज़ करते हैं, जो एनर्जी ऑब्जर्व करके आगे जाता है, ठीक है, हाँ। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मॉडरेटर यानी हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। हैवी वाटर का काम क्या होता है, सपोज दैट हमने न्यूट्रॉन के यहाँ पे पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्शन होता है, दिस इज द यूरेनियम 235, इस पे हमने न्यूट्रॉन पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो न्यूट्रॉन जाएगा तो ये यहाँ पे बना लेगा, इसके न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 236। तो मान लो ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसका न्यूक्लियस बड़ा हो गया, ठीक, और बड़ा हो गया, स्टेबिलिटी से और बड़ा हो गया, तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो U36 ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, U36 ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ये U36 ब्रेक करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास U36 ब्रेक हो जाता है, जिसमें बैरियम प्लस क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से हमको मिल जाते हैं 3 न्यूट्रॉन, एक्चुअली में 2.5 होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिया है, दैट इज न्यूक्लियॉन्स पर फ्यूजन निकलते हैं। यहाँ पे मान लो 3 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, हाँ, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज करता है। अब मान लो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और रिलीज हुए, लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, 3 न्यूट्रॉन ऐसे करना है कि जाके इसे बम्बार्ड करे और ये फिर यहाँ से रिलीज़ करे, फिर इसमें आके बम्बार्ड करे, फिर यहाँ से मतलब क्या करे, रिलीज़ करे। लेकिन इसके लिए केस क्या होता है, तो इसमें होता है एक्चुअली में जो ये निकलते हैं ये वेरी हाई स्पीड से निकलते हैं, मतलब आफ्टर रिएक्शन। तो इसीलिए हम लोग हेवी वाटर यूज़ करते हैं, इसको हम मॉडरेटर करते हैं। मॉडरेटर का काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन निकले होते हैं उनको स्लो डाउन करना एक्चुअली में, ठीक है, हाँ, स्लो डाउन करना, क्योंकि जब स्लो डाउन होगा एक एक्चुअल ईवी में जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी यहाँ पे जब टकराएगा तभी ये रिएक्शन होगी जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये कंट्रोल रॉड, ठीक है, तो इसको अच्छे से हम देखते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। कंट्रोल रॉड सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि किससे बना होता है, तो कंट्रोल रॉड हमारे पास होता है दैट इज कैडमियम और बोरोन, 2 चीज़ का बना होता है, ठीक है, ये 2 चीज़ को होता है, कैडमियम का होता है और बोरोन का होता है, ठीक। इसका काम क्या होता है, ठीक, ये इसका काम होता है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग चाहते हैं मेंटेन करना, मतलब कंट्रोल करने को रिएक्शन को, तो कंट्रोल करने को रिएक्शन को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे। अब नीचे कर देंगे तो कंट्रोल, इसका काम क्या होता है, तो इट अब्जॉर्ब्स, मतलब अब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन, ठीक है, जो अब यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेगा विदाउट एनी फर्दर रिएक्शन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिएक्शन, मतलब इसके साथ रिएक्ट ना करे, मतलब इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको मान लो इसमें आगे हम लोग को चेन रिएक्शन नहीं करना है, इसको रोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको अंदर भेज देंगे, मतलब क्या कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे, मतलब पुश कर देंगे, और इसको पुल कर देंगे, तो हमारे पास इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, अच्छे से न्यूट्रॉन यहाँ पे जाके बम्बार्ड होगा, ठीक है, हाँ। तो ये हमारे पास अपार्टस हो गया, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं, हमारे पास कैडमियम की रॉड होती है, जैसे U35 हो गया, उसके ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, तो मान लो एक न्यूट्रॉन यहाँ पे U35 से रिएक्ट कर रहा है, तो वो U36 में हो जाएगा, तो यहाँ पे अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल होकर टूट जाता है, जो हम पढ़े फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस हो जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है बैरियम प्लस क्रिप्टन में, और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन निकले तो दूसरे में जाकर फिर से इसको मतलब यहाँ पे बम्बार्ड करके फिर से वहाँ से क्या करना है, फिर से फ्यूजन को आगे बढ़ाना है। फ्यूजन को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमको हेवी वाटर यूज़ करते हैं, जो मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है, जो क्या करता है, इन न्यूट्रॉन को निकलते हुए जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से फिर से रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है। दूसरा चीज़ है इसमें जो यहाँ पे यूज़ होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड करते हैं। तो कंट्रोल रॉड का काम होता है टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स विदाउट एनी फर्दर रिएक्शन, तो ठीक है। तो ये एक्चुअली द कंट्रोल करता है रिएक्शन को, और इससे किसका बना होता है, कैडमियम और बोरोन का बना होता है, या फिर कैडमियम का या फिर बोरोन का, ठीक है, हाँ। तो जब हम लोग इसको पुश कर देंगे अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा रिएक्शन। जब उसको हम लोग पुल कर देंगे तो यहाँ पे रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अच्छे से कि इसमें कितना एनर्जी निकलता है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्यूजन जब होता है, तो फ्यूजन में एक रिएक्शन में हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज़ मच एनर्जी, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आता है, हम लोग अगर बात करें यहाँ से, अब यहाँ पे मेडेंजिंग पढ़ते हैं कि हमारे पास ऐसा है दैट इज इक्वल टू n, दैट इज 2.5 न्यूक्लियस पर फ्यूजन रिलीज होता है। अब यहाँ पे हम लोग के वैल्यू को डिफाइन करते हैं। के वैल्यू क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियन, मतलब यहाँ से कितने न्यूक्लियंस निकल रहे हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ ए न्यूट्रॉन, और कितना हम लोग अब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल रॉड में, ठीक। तो देखो
अगर हम चाहते हैं कंट्रोल तरीके से हो, ठीक, तो यहाँ से एक हमने बम्बार्ड किया तो फिर यहाँ से आगे एक ही जाना चाहिए, नहीं तो मान लो यहाँ से एक गया फिर 3 गया तो फिर यहाँ से 3 निकालेगा तो 3 3 6 हो गए, फिर यहाँ से 9 फिर 27 ऐसे बढ़ते जाएंगे और चेन रिएक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी, एक्सप्लोड कर जाएगी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कंट्रोल चाहते हैं, तो कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो ऑब्जॉर्व कर रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नीचे वाला जो लॉस वाला ये ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्शन कम, मतलब प्रोडक्शन जितना हो रहा है उससे ज़्यादा, मतलब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअली के इज लेस देन 1 होगा तब यहाँ पर कंट्रोल होगा। कंट्रोल मतलब हमारे पास कंट्रोल रॉड अच्छे से काम करना चाहिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल कब हो जाएगा, जब दोनों बराबर है, जैसे मान लो ये जितना रिलीज हो रहा है उतना ऑब्जर्व कर रहा है, तब ये कैसा हो जाएगा, दैट इज क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन अगर अनकंट्रोल कब हो जाएगा, जब मान लो हम लोग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें 3 लेकिन ऑब्जर्व कर रहा है एक ही, यहाँ से 2 जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 16 ऐसे हो जाते होते जाएंगे, तो दिस इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ ए रिएक्टर निकालना। तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी पर सेकंड एन इंटू ई बाई टी हो जाएगा, जहाँ पे ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई को हम लोग लिख सकते हैं एम से स्क्वायर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन ग्राफ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं हम न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन ग्राफ, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा डीके, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा डीके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज यहाँ पे हम लोग बीटा डीके, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो देखो न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन ग्राफ, तो अगर हम लोग किसी में देखते हैं तो अगर न्यूट्रल एटम है, हाँ, तो बेसिकली एटम और एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू की बात करें तो स्टार्टिंग के जो मतलब एलिमेंट होते हैं एक्चुअली कहाँ तक, अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास 30 तक, ठीक है, दैट इज़ 1 to 30, दिस इज द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ तक जाएंगे तो ऑलमोस्ट अगर बात करें, देखो ये ऐसे जा रहा है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, लेकिन फॉर द स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, हमारे पास न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होना चाहिए। तो दिस इज हमारे पास, ये हमारे पास है स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। हाँ, दिस इज स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। हाँ, दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व, दिस इज द, इसको हम लोग स्टेबिलिटी कर्व कहते हैं, सॉरी एक मिनट, दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। हाँ, दिस इज स्टेबिलिटी कर्व, जो इस अगर कर्व पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट रहता है तो स्टेबल रहता है, ठीक। अगर सपोज दैट हमारे पास दिस इज द, हमारे पास एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में क्या है एक्चुअली, दिस इज नॉट स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी कर्व पे नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है एक्चुअली में, अगर देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, दिस इज द प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन का कम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, फिर न्यूट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं, ठीक है। हाँ, बीटा नेगेटिव कहते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, देखेंगे तो दिस इज प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और न्यूट्रॉन कम है, तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। तो हमारे पास बेसिकली देखो इस अल्फा डीके को भी देख लेते हैं। अल्फा डीके कब होगा, जब हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ज़्यादा है, एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करेगा, 2 न्यूट्रॉन कम करेगा, 2 प्रोटॉन भी कम करेगा, क्योंकि इसको दोनों कम करना है, तो ये न्यूट्रॉन भी कम करेगा और प्रोटॉन भी कम करेगा, ठीक है। हाँ, तो आते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास बीटा डीके। तो बीटा डीके में हमारे पास पहला है बीटा नेगेटिव, दूसरा है बीटा पॉजिटिव। तो बीटा नेगेटिव डीके का अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो बीटा नेगेटिव में क्या होता है हमारे पास, बीटा नेगेटिव में हमारे पास न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक। तो इसको देखें तो हमारे पास अगर इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास अगर सिंपल में एक्स है और उसका मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो क्या है, इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, मतलब जेड में इंक्रीज होगा, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है तो ए सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर वाई एलिमेंट चेंज हो जा रहा है तो हमारे पास ए सेम रहेगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, जेड +1 हो जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल हमारे पास रिएक्शन आ गई। दूसरा हमारे पास है बीटा पॉजिटिव डीके। तो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन कम हो रहा है तो यहाँ पे जेड है और ए है, तो हमारे पास आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई बन रहा है, तो हमारे पास ए सेम ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में चेंज हो रहे हैं तो वो तो बराबर हुए, लेकिन जेड -1 हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ यूज इन द क्वेश्चन सॉल्विंग में, हमको सबसे ज़्यादा यही याद रखना है, जेड +1 हो जाएगा, दैट इज बीटा नेगेटिव। अगर एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास सेम रहता है, ठीक है। हाँ, बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, और एटॉमिक नंबर सेम रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा डीके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक इकलौता डीके है जिसमें क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर भी घटता है। क्यों, क्योंकि अल्फा डीके में एक्चुअली में होता क्या है, दैट इज यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन भी कम हो रहे हैं और 2 प्रोटॉन भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन अगर हम बनाएं इसका, तो सबसे पहले अगर ए और जेड है तो बाद में क्या हो जाएगा, बस इतना याद रखेंगे कि जो इसका जेड है वो 2 से कम होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन कम कर रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन भी कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको जितना याद रख सकते हैं इतना याद रखेंगे कि अल्फा डीके में क्या होता है हमारे पास A-4, यानी एटॉमिक नंबर 4 से डिक्रीज होता है, एंड एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज। तो इसको एक बार और कंक्लूड कर लेते हैं ताकि मतलब कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हाँ,
तो बीटा में दो डीके होता है, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो Z+1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ठीक। बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो Z-1 हो जाएगा, A सेम रहेगा, ठीक है। फिर अल्फा डीके होता है, अल्फा डीके में 2 न्यूट्रॉन कम होंगे, 2 प्रोटॉन कम होंगे, तो यहाँ पे Z-2 होगा, A-4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन ऑफ फ्यूजन क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना 10⁷ केल्विन में होना चाहिए, और हाई प्रेशर होना चाहिए ताकि अच्छे से मतलब कन्वर्जन हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल पावर प्लांट, जो कि हम यूज़ करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट वही होता है, दैट इज जो हम पढ़े हैं फ्यूजन और फिजन। तो फिजन हमारे पास एटॉमिक बम बनता है, एंड फ्यूजन से हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बम। तो फिजन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एनर्जी होता है ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और इसको हम लोग कंट्रोल तरीके से कराते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दैट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, तो फ्यूजन में हमारे पास मान लो 1H1 हो गया, 1+1H2 कर दिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करते जाते हैं, छोटे न्यूक्लियस को ऐड करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है तो मैक्सिमम 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। देखो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है, रिलीज हो रही है, और यहाँ पे मात्र 26, लेकिन तब ये कैसे यहाँ से मतलब इससे डेंजरस हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम क्यों डेंजरस होता है एटॉमिक बम से, क्योंकि ये रिएक्शन होता है अनकंट्रोल होता है, और ये कंट्रोल होता है। जैसे मान लो ये कंट्रोल था ना कंट्रोल रॉड की वजह से, लेकिन ये अनकंट्रोल रिएक्शन होता है, और ये चेन रिएक्शन होता है, ये होता रहता है, इसे यहाँ से निकला फिर यहाँ से होता जाएगा, यहाँ से होता जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी बहुत ही मिलियंस और मिलियन टाइम्स में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली चेन रिएक्शन, इट इज़ मोर डेंजरस होता है। देखो यहाँ पे डेंजरस का साइन भी बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज ऑल द कंक्लूजन, ठीक। हाँ, और हम लोग अगर बात करें सन में, तो सन के पास यही होता है, दैट इज हाइड्रोजन की ही मतलब हाइड्रोजन का ही रिएक्शन चलता है, जिसे हम लोग अगर सन में पूछे फ्यूजन होता है फिजन, तो हम लोग लिखेंगे फ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे न्यूक्लियन मिलकर बड़े न्यूक्लियन बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल एंड। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, वी हैव कंप्लीटेड आवर 200 सब्सक्राइबर, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू सो मच।